Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the weekly current affairs from November 1 to November 7. We will be covering around 15 topics in 30 minutes. So let's begin with the first topic. The first topic is related to the controversy surrounding the Vande Mataram, which is our national song. So recently the 150th anniversary of our national song was celebrated, and Prime Minister Narendra Modi, he recited the entire song, right? So and he also accused the opposition party of tearing apart the national symbol, that is the Vande Mataram. So let's first discuss little bit about the background and origin of this. So the song, it was written on 7th November, right? 7th November 1875 by Bankim Chandra Chatterjee, and it first appeared in the his novel आनंद मठ. ठीक है, आनंद मठ उनकी नॉवल थी, और इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी में प्रीलिम्स में, आनंद मठ. सो इन द ईयर 1882, तो वहाँ पर ये पहली बार इट अपीयर्ड. एंड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, इट हैज 6 स्टांजास हैं. ठीक है, एंड दीज आर रिटन इन अ मिक्सचर ऑफ संस्कृत एंड बंगाली, एंड दे ग्लोरीफाई आवर मदरलैंड एज अ डिवाइन फेमिनिन फोर्स. तो वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है. एंड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, इट बिकेम अ सिम्बॉलिक वॉर क्राई ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल. तो इसको सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने पब्लिकली गाया था ड्यूरिंग द 1896 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, एंड इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इट एज इंडियाज फर्स्ट, that is the national song. So please note, this is the national song, this is not national anthem. अब कोर थीम क्या है इस पर्टिकुलर सॉन्ग की? द कोर थीम इज दैट इंडिया को यहाँ पर एक मदर का रूप दिया गया है, अ डिवाइन फेमिनिन फोर्स का रूप दिया गया है, विच प्रोवाइड्स अस फूड, शेल्टर, विजडम, स्ट्रेंथ एक्सेट्रा. नाउ द कंट्रोवर्सी इज दैट कि जो पहले दो स्टांजास हैं उन्हीं को अडॉप्ट किया गया था. वाई वॉज इट सो? बिकॉज द लेटर स्टांजास दे इन्वोक हिंदू गॉडेसेस लाइक आपका दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं. सो दी सिम्बोलाइज प्रोस्पेरिटी, नॉलेज, स्ट्रेंथ एक्सेट्रा. बट उस टाइम के जो कांग्रेस लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, उनका ये बोलना था कि दीज stanzas they can be exploited in the sense इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है, एंड दिस कैन एलिनिएट सर्टन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ओनली द इनिशियल 2 stanzas they were adopted, right, and these are then sung at the national event. So this is important from your prelims point of view, right? So let's move to the second topic now. So the second topic is related to Trump's G2 with China. तो रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि जी जिनपिंग से जब मीटिंग हुई साउथ कोरिया में, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया दैट द G2 विल बी कन्वीन्ड शॉर्टली. ठीक है, तो ये G2 जो वर्ड है एक्रोनिम, वी हैव हर्ड G20, G7, G8. तो ये एक इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसका क्या सिंबॉलिक मीनिंग है? सिंबॉलिक मीनिंग इसका ये है कि यूएस इज नाउ पब्लिकली एक्नॉलेजिंग चाइना एज एन इक्वल एंड ग्रेट पावर. इक्वल ग्रेट पावर, ठीक है, इक्वल ग्रेट पावर मान रहा है. तो ये एक पब्लिक एक्नॉलेजमेंट है यूएस की तरफ से. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. अभी क्या था, यूएस ने हमेशा चाइना को अपना एक स्ट्रैटेजिक राइवल माना है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से ऐसा कोई पब्लिक एक्नॉलेजमेंट आया. ठीक है, एंड इसमें आपने एक चीज़ और नोट करनी है, दैट इज़ जो अभी फ़िलहाल में डोनाल्ड ट्रंप का जो हार्डलाइन स्टांस रहा है टुवर्ड्स चाइना, बी इट टैरिफ्स को लेकर, टैग बैन को लेकर, वायरस को लेकर, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को लेकर, तो उसके मद्देनज़र ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टेंस है. अब देखने वाली बात ये रहेगी यहाँ पर कि क्या ये स्टांस टेम्पररी है या ये एक चेंज ऑफ डॉक्ट्राइन है. यूएस का डॉक्ट्राइन जो चाइना को लेकर है उसमें ये परमानेंट चीज़ रहेगी या सिर्फ टेम्पररी है, क्योंकि अभी दोनों देशों के बीच में टॉक्स चल रही हैं ट्रेड को लेकर और भी बाकी इश्यूज़ को लेकर. सो दैट हैज़ टू बी सीन, राइट.
and the second thing that you should note is that this G2 concept, it is not something that Donald Trump has coined. It was initially coined in the year 2005. 2005 में एक इकोनॉमिस्ट थे, सी फ्रेड बर्गस्टन, ठीक है, उन्होंने इस पर्टिकुलर टर्म को क्वाइन किया था बिकॉज इट वॉज फेल्ड दैट ऑन द की ग्लोबल इश्यूज लाइक क्लाइमेट हुआ, ट्रेड हुआ, एनर्जी हुआ, तो यहाँ पर यूएस चाइना कोऑपरेशन इज़ रिक्वायर्ड. इट कैन नॉट बी दैट यूएस चाइना कोऑपरेशन के बिना ये चीज़ों में ग्लोबल लेवल पे सक्सेस मिल सकता है, ठीक है. एंड इट वाज आल्सो वाइडली डिबेटेड ड्यूरिंग योर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, बट ये कभी फॉर्मलाइज नहीं हो पाया इवन ड्यूरिंग द ओबामा ह्यू जिनताओ एरा, ठीक है. तो ये आइडिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई थी, बट स्टिल ड्यूरिंग दैट पीरियड चाइना प्रैक्टिस्ड व्हाट इज़ नोन एज दैट हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बिड योर टाइम. तो चाइना की जो पहले फिलोसफी थी दैट इट यूज टू फॉलो अ कॉशियस अप्रोच, वो एक लो प्रोफाइल रखा करते थे एंड दे यूज टू अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन. बट जो चाइना अब जी जिनपिंग के अंडर है, सो दैट इज़ मोर असर्टिव इन नेचर, मोर आइडियोलॉजिकल इन नेचर, एंड दे ओपनली नाउ क्लेम फॉर टेरिटोरियल थिंग्स एक्सेट्रा, जैसा आपने साउथ चाइना सी में देखा, ताइवान के केस में देखा, ठीक है. नाउ दे ओपनली सीक टू रीशेप द ग्लोबल ऑर्डर, चाहे वो BRI के थ्रू हो, ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी के थ्रू हो. सो द चाइना ऑफ देन एंड चाइना ऑफ टुडे, सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. अब इसका क्या नतीजा है बिकॉज ऑफ दिस ट्रम्प्स G2 फ्रेमिंग, सो दिस हैज़ ऑब्वियसली अलार्म्ड US एलाइज, ठीक है. क्यों? अब पहले आप कुछ और स्टांस रख रहे हो, अब एकदम से आपने स्टांस चेंज कर दिया है. ऐसे में क्या जो US के यूरोपियन एलाइज हैं या फिर वेस्टर्न एलाइज हैं, उन पे क्या असर होगा, दैट हैज़ टू बी सीन. फॉर इंडिया नाउ दिस इज़ अ केस कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज ऑलरेडी इंडिया इज़ एंग्री विद ट्रम्प ड्यू टू द टैरिफ्स. जो 50% टैरिफ डाले हैं ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर, वो चीज़ है. क्वाड समिट में जो ट्रम्प की विजिट थी, इट गॉट पोस्टपोन्ड, ठीक है. वॉशिंगटन में जो क्वाड टॉक्स हुए थे दे टुक प्लेस माइनस इंडिया, फिलीपींस था इंडिया का रिप्लेसमेंट, ठीक है. तो ऐसे में जो और भी कंसर्न्स है इंडिया के, चाहे वो डोकलाम को लेकर हो, लद्दाख को लेकर हो, इंडियन ओशन को लेकर हो, सो दे कैन बी ए कॉज ऑफ कंसर्न, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू फॉलो अप कि इसमें क्या परमानेंस रहती है चेंज ऑफ डॉक्ट्राइन में, और क्या चाइना इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है. बिकॉज हमने ये भी देखना है कि चाइना खुद को US के इक्वल मानता है या US से भी सुपीरियर मानता है. सो दैट ऑल्सो समथिंग हैज़ टू बी सीन. So next topic, the SC order on stray dogs. तो आपको अगर याद होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था. तो रिसेंटली उन्होंने ये बोला कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जैसे आपके पब्लिक प्रीमाइसेस होते हैं, स्कूल्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, बस स्टेशंस हुए, रेलवे स्टेशन हुए, तो वहाँ सर से इन स्ट्रे डॉग्स को रिमूव किया जाए एंड उनको स्टेरिलाइज किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए और फिर उनको शेल्टर्स में शिफ्ट किया जाए, वापस नहीं लेके आने. तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ द ABC रूल्स ऑफ 2023. तो ABC रूल्स दैट इज़ द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स. वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं पहले कैप्चर करो, ठीक है, कैप्चर करने के बाद स्टेरिलाइज करो, स्टेरिलाइज करने के बाद वैक्सीनेट करो, वैक्सीनेट करने के बाद वापस रिटर्न देम टू देयर टेरिटोरियल एरिया. तो ये वाली जो रूलिंग थी ये आई थी AWI वर्सेस पेस्ट, दैट इज़ द पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रेट ट्रबल्स. उन्होंने बैन कर दिया था रीलोकेशन को. अब जो करंट ऑर्डर आया है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द रिटर्न क्लोज. तो रिटर्न वाला क्लोज है, तो यहाँ से क्या इशू फिर से अराइज होगा, दैट इज़ द लीगल पॉलिसी टेंशन, ठीक है. तो यहाँ पर ABC रूल्स के जो प्रोविजंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, यू शुड नो देम. सेकेंडली दैट यू शुड नो कि जो 2000 आपका अगस्त में जो ऑर्डर आया था उसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सारे स्ट्रे डॉग्स को उठाओ दिल्ली NCR रीजन से और उनको शेल्टर्स में भेजो. सो वो भी ABC रूल्स के कॉन्ट्राडिक्शन में था. फिर उन्होंने 10 दिन बाद ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया था और ये बोला था कि नहीं, उनको स्टेरिलाइज करो और वापस रिलीज़ कर दो. बस ये बोला था कि पब्लिक फीडिंग इज़ बैंड, ठीक है. तो
अगेन अब फिर कॉन्ट्राडिक्शन आया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस लाइक फिर से प्रोटेस्ट कर सकते हैं एनिमल राइट ग्रुप्स, राइट। सो देर इज समथिंग नोन एज द टेरिटोरियल राइट्स ऑफ द डॉग्स, दे कैन गेट अफेक्टेड, ठीक है। तो इस तरीके के इश्यूज हैं। और यहाँ पर इससे भी बड़ा इशू होता है आपका अर्बन गवर्नेंस फेलियर, कि क्यों हम इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहे, ठीक है। सेकंड, एथिकल डिलीमा, एथिक्स, एनिमल राइट्स वर्सेस ह्यूमन सेफ्टी। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है इंडिया का जो रेबीज बर्डन है, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 36% ऑफ जो ग्लोबल केसेस आ रहे हैं एक साल में वो इंडिया से आ रहे हैं, राइट। So this again something that can be asked in your ethics paper also, or you can use it as some case study in your GS papers. Next, सो दिस इज़ रिलेटेड टू द GST रेवेन्यूज़ नाउ। तो अक्टूबर का जो GST रेवेन्यू का फिगर आया है, सो दैट इज़ 1.95 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 4.6% ईयर ऑन ईयर का आपको बेनिफिट हुआ है। तो गवर्नमेंट ने इसको एक प्रेस नोट के थ्रू प्रेज भी किया था। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज आपके लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन से स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र हुआ, ठीक है, महाराष्ट्र हुआ आपका, देन कर्नाटका, देन गुजरात, तमिलनाडु एंड हरियाणा। तो ये 5 स्टेट्स आपका 40% का लगभग आपका GST लेके आ रहे हैं। लेकिन ये तो हो गया आपका पॉजिटिव साइड। दे अगर हम डाटा को डीपली एनालाइज करें तो देर आर सर्टन स्ट्रक्चरल कंसर्न्स ऑल्सो। वट आर द स्ट्रक्चरल कंसर्न्स? देर आर 2 इशूज, मेन इशूज। फर्स्ट, जो आपकी 20 स्टेट्स एंड यूटीज हैं, दे हैव रिकॉर्डेड GST रेवेन्यूज लेसर इन अक्टूबर 2025 एज कंपेयर टू 2024। तो जो ये फिगर आ रहा है ये सिर्फ इन 5 स्टेट्स की वजह से आ रहा है। सेकेंडली, जो आपका पोस्ट GST रेवेन्यू है दैट इज मच लेस देन योर प्री GST रेवेन्यू फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। सो दीज 2 थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। तो आपके जो 15th FC है, 15th FC ने टारगेट रखा था कि जो स्टेट प्लस आपका सेंटर का परसेंटेज ऑफ GDP रहेगा GST का, दैट शुड बी 7%, बट हेयर only 5.5% has been touched, and this is way less than 6.5% during the pre-GST era, ठीक है। तो ऑब्वियसली देर इज़ अ नेट रेवेन्यू लॉस फॉर द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स। तो जब आप क्रिटिकल एनालिसिस करोगे GST का, ठीक है, अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो यू शुड add this analysis as some case study or data point you can add. So important thing that yes, there has been the underperformance of GST with respect to revenue of the states. Next topic, so the crisis in Sudan, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, तो सूडान इट इज़ अ कंट्री इन योर ईस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में है अगर आप मैप देखो तो वहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या कॉज ऑफ कंसर्न है कि आपने ये ध्यान रखना है कि इन दिस सूडान इन 2021 में एक कूप हुआ, ठीक है। कूप के बाद वट अकर्ड इज़ द पावर शेयरिंग डिस्प्यूट, जैसे कि हर कूप में होता है। तो यहाँ पर 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। वन इज़ द सुदानीज armed forces which is led by General Al Burhan, and the second is the Rapid Support Force which is led by General Mohammed Hamdan Dagalo, also known as Hamidati। तो ये 2023 से पावर शेयरिंग स्ट्रगल चल रहा है, और बिकॉज ऑफ दिस नाउ इट हैज़ ब्लोन इनटू अ फुल स्केल सिविल वॉर, ठीक है। तो ऑब्वियसली पावर स्ट्रगल अब फुल सिविल वॉर हो गई है वहाँ पर शुरू। एंड देर आर नंबर ऑफ लेयर्स टू इट, लेयर्स लाइक एथनिक, देर आर सर्टन कन्फ्लिक्ट्स विच आर एथनिक इन नेचर, सर्टन आर इकोनॉमिक इन नेचर, सम हैव स्ट्रेटेजिक एंगल एज वेल। तो ऐसे में देर दिस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट इट हैज़ लेड टू अ ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी देयर।
ठीक है. द डेथ टोल इज मोर देन 1,50,000. ऑलमोस्ट 13 million people have been displaced both internally and externally. मेन होस्ट कंट्रीज लाइक इजिप्ट हुआ, आपका चड रीजन हुआ, साउथ सुडान, लीबिया, युगांडा एक्सेट्रा. majority of the hospitals they are non functional, educational institutions are stuck, have been shut down, famine is occurring. ठीक है. तो ऐसे में द सिचुएशन इज गेटिंग वर्सनिंग एंड वर्सनिंग. तो अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि सर्टन ग्लोबल पावर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, लाइक जो RSF है, RSF UAE इज सपोर्टिंग RSF. ठीक है, UAE RSF के साथ है. इजिप्ट इज विद योर SAF. ठीक है. उसके बाद रशिया, द वैगनर ग्रुप इफ़ यू रिमेंबर, तो दे आर कीपिंग देयर आइज ऑन द गोल्ड, जो वहाँ पर गोल्ड का सोर्सेज हैं रेड सी के ऊपर, राइट. US एंड यूरोपियन यूनियन दे आर फोकसिंग ऑन सीज फायर. ठीक है. even the African Union, it has tried to mediate, but it has tasted very little success. तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सूडान एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है. देखो अगर आप मैप में देखोगे तो बिल्कुल रेड सी के पास है. ठीक है. ऑब्वियसली रेड सी है एंड देर इज दिस पर्टिकुलर रीजन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. ठीक है. ऑल्सो दीज लीबिया, सूडान, आपका सोमालिया, दीज ऑल आर फेल्ड स्टेट्स. ठीक है. तो यहाँ पर द डेंजर इज अगेन कि टेररिज्म उत्पन्न हो सकता है एंड अदर कन्फ्लिक्ट्स कैन अकर एंड obviously the migration. ठीक है. migration spill over that can lead affect Europe, other Gulf states also, right. So again keep a tab on this and the developments, so questions can come both in prelims as well as in your mains also. India's urea crisis. So the next is India's urea crisis. So here what is important is that our consumption in this particular fiscal, it is projected to hit 40 million tons. ठीक है. सो 40 million tons का प्रोजेक्शन है एंड दिस इज द हाइएस्ट एवर. ठीक है. सो व्हाट इज द की कॉज? द की कॉज इज दैट द डिमांड इट इज़ राइजिंग मच फास्टर देन द डोमेस्टिक सप्लाई. ठीक है. हमारा जो क्रॉप एक्रिएज है वो इंक्रीज कर रहा है एंड द MRPs दे हैव रिमेन्ड लो एंड दे हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड, राइट. इवन नीम कोटिंग which started in 2015, smaller bags in 2018, nano urea in 2021, they have not been able to reduce the consumption. तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी यूरिया डिमांड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो नंबर वन इज फैक्टर इज द प्राइस डिस्टोर्शन. तो यहाँ पर जो हमारा प्राइस है इट हैज़ रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू सिंस 2015. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं इट कैन लीड टू वाटर बैकलैश. तो ऑब्वियसली वो पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है. दूसरा न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस. तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो चीप न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन. तो उसकी ओवर एप्लीकेशन हो जाती है और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कॉस्टली है PKS हैं आपके, वो अंडर एप्लीकेशन होता है उनका. थर्ड क्रॉप पैटर्न. ठीक है. क्रॉप पैटर्न क्या है? वीट, मस्टर्ड, पोटैटो, मेज एक्सेट्रा, ऑल दीज आर नाइट्रोजन हैवी क्रॉप्स. तो उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन वाले चाहिए. ठीक है. तो वो चीज़ है. तो यहाँ पर अब हमें क्या करना चाहिए? तो आपका एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों हम डिमांड मीट नहीं कर पा रहे हैं. दूसरा, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? सो अंडर वे फॉरवर्ड, नंबर वन, रैशनलाइज द MRP. रैशनलाइज करो MRP को. कैसे करोगे? सो रिड्यूस द ओवर यूज ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स एंड डिक्रीज द लीकेज, नंबर वन. सेकेंड इज कैप करो. Cap subsidized bags per farmer, so that will require better targeting, right. Third, add nitrification inhibitors, so they will slow down the nitrogen loss, so this will reduce the volume usage. Then you can increase the domestic capacity, तो उसके लिए आपको और नए प्लांट्स इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, right. So these are some of the solutions that you can give in your answers. Next,
सो ट्रम्प वर्सेस नाइजीरिया। तो रिसेंटली ट्रम्प ने नाइजीरिया के ऊपर लेकर एक कमेंट किया कि उन्होंने वॉर्न किया नाइजीरियन गवर्नमेंट को कि आप अपने वहाँ पर या तो क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट करो, नहीं तो यूएस दे विल कट द एड एंड इट कैन ऑल्सो एक्ट मिलिटरीली इन योर कंट्री। तो ऐसे में नाइजीरिया ने रिस्पॉन्ड किया यस कि वी आर ओपन टू यूएस हेल्प, बट दिस शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ आवर सॉवरेनिटी। अब पहली चीज़, अभी सूडान के बारे में बात की थी, वो ईस्ट में था, ये वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेबरिंग कंट्रीज़ पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ द कैपिटल, तो ये सब डिटेल्स जियोग्राफिकल यू शुड नो। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस। तो यहाँ पर आपने पहले तो ये जानना है कि जो नाइजीरिया में वायलेंस चल रहा है वहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व है। नंबर 1 इज़ द बोको हराम। ठीक है, बोको हराम, तो ये आपने सुना होगा ये टर्म। सो यहाँ पर इट इज़ एक्टिव इन द नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया एंड दे आर टारगेटिंग क्रिश्चियंस एज वेल एज मुस्लिम्स। क्यों? दे वांट टू हैव अ इस्लामिक कैलिफेट, तो उनका वो लार्जर गोल है। सेकंड पार्टी इज़ द ISWA. So this is a affiliate of your ISIS, and they are also active in the northeastern region, and they are also targeting both Muslims and Christians. And what they want a supremacist jihadism. तो वहाँ भी जिहादीज हैं, उनका गोल भी जिहादीज है। थर्ड, फार्मर हर्डर मिलिटिया। तो यहाँ पर दे आर फोकस्ड मोर ऑन सेंट्रल नाइजीरिया। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एथनिक क्लैशेस हैं, रिलीजियस क्लैशेस हैं। तो यहाँ पर फोकस क्या है? लैंड के ऊपर, वाटर के ऊपर, पैस्चर के ऊपर। तो इस चीज़ से हमें ये पता लगता है कि सिर्फ एंटी क्रिश्चियन अटैक्स नहीं हो रहे हैं, मुस्लिम्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, अदर पार्टीज लाइक योर फार्मर्स हर्डर्स दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो यही कहना कि जस्ट बिकॉज क्रिश्चियंस के ऊपर हमला हो रहा है सो दैट इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्यों इतना ज़्यादा डीप है? बिकॉज नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। आपका नॉर्थ में मुस्लिम्स हैं, साउथ में क्रिश्चियंस हैं, सो ऑब्वियसली रिलीजियस फॉल्ट लाइन इज़ देयर। देन economic inequality, northern regions are more underdeveloped, then resource stress is there, फिर terror groups का evolution जैसे बोको हराम in the year 2002, then oil wealth and corruption। ठीक है, also the state weaknesses, the military, आपका गवर्नेंस, करप्शन, वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ट्रम्प क्यों टारगेट कर रहा है स्पेसिफिकली नाइजीरिया को? बिकॉज ऑब्वियसली क्रिश्चियंस की बात चल रही है, तो दे आर द कोर वाटर बेस। तो अगर आप इसको एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बना सकते हो अपनी होम कंट्री में, दैट आई एम द सेवियर, आई एम द प्रोटेक्टर्स ऑफ क्रिश्चियंस एंड द क्रिश्चियनिटी एट अ ग्लोबल लेवल। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही इज ट्राइंग टू स्पेसिफिकली टारगेट नाइजीरिया, राइट। Next topic. Now, why 8th pay commission needs a new inflation formula? तो यहाँ पर important thing is कि आपको ये पता होना चाहिए कि अभी गवर्नमेंट ने 8 CPC को अप्रूव किया था, विच विल बी रिवाइजिंग द पे एंड द पेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ्स। अब उसके जस्ट आफ्टर 2 days जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं उन्हें प्रपोजल्स रिलीज़ किए टू चेंज द वे हाउसिंग इन्फ्लेशन इज़ कैलकुलेटेड इन CPI। उसका क्या रीज़न है, क्यों उन्होंने ये प्रपोजल रिलीज़ किया? बिकॉज द लिंक बिटवीन द टू इज़, अब हम बात करें कि CPC रिवीजन और इन्फ्लेशन जो आपका ये है उसमें क्या लिंक है। अब देखो, CPC जो रिवाइज होता है, जब CPC रिवाइज होता है, सो इट डिस्टोर्ट्स द इन्फ्लेशन डाटा, डिस्टोर्ट करता है इन्फ्लेशन डाटा को वाया योर हाउस रेंट अलाउंस, जो आपका HRA फैक्टर होता है। तो अगर अब हमने 8 CPC ने इसको फिक्स नहीं किया, ठीक है, इसको HRA का फैक्टर को फिक्स नहीं किया, तो क्या होगा? ड्यू टू द चेंजेस इन प्राइसेस, ऑब्वियसली जो आपका पे है, पेंशंस है, वो बढ़ाएगा 8 CPC। तो हमारा जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं दे विल आर्टिफिशियली इंक्रीज। जो आपका 7th CPC था 2017-18 में देखा गया था, द सेम थिंग अकर्ड। ठीक है, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी रिक्वायर अ न्यू इन्फ्लेशन फॉर्मूला, स्पेशली द हाउसिंग इन्फ्लेशन। तो अभी क्या है, हाउसिंग इन्फ्लेशन करंटली कैसे मेजर होता है? तो वो आपका CPI में एक वेटेज है 10.07%। ठीक है, एंड हेयर ओनली द अर्बन एरियाज आर फोकस्ड अपॉन, राइट। तो अब
जो आपके गवर्नमेंट और PSU एम्प्लॉयज़ हैं who live in official accommodation, for them the ministry uses HRA foregone plus license fee as imputed rent. ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, HRA बढ़ा, ठीक है, क्योंकि सैलरीज बढ़ रही हैं तो HRA बढ़ेगा, तो ऐसे में इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगर चाहे मार्केट रेंट नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो ये दिखाता है कि जो हमारा जो फिगर्स हैं दे आर नॉट लिंक टू द एक्चुअल हाउसिंग मार्केट कंडीशंस विच इज़ डिमांड एंड सप्लाई, रेंट एक्सेट्रा, तो दैट इज़ आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग। तो उसको रोकने के लिए दिस इज़ बीइंग डन, राइट। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड कीप अ टैब ऑन कि इसको कैसे ओवरकम किया जाता है। तो यहाँ ये आपकी जो मिनिस्ट्री है उसने प्रपोजल में मेंशन किया है कि जो ये गवर्नमेंट PSU एकोमोडेशन है इनको एक्सक्लूड किया जाए, जो रेंट कलेक्शन का डाटा है इंस्टेड ऑफ 6 months कलेक्टेड ऑन अ मंथली बेसिस इंक्लूड रूरल रेंटल इन्फ्लेशन ऑल्सो, राइट। तो वो सारे फैक्टर्स हैं दैट यू शुड कीप अ टैब अपॉन। Next, so this particular missile, so this is a nuclear armed nuclear powered long range cruise missile which was announced in the year 2018 by Putin, ठीक है। तो अब ये क्यों मैटर करती है दिस पर्टिकुलर मिसाइल, बिकॉज इट इज़ बीइंग सेड दैट इंस्टेड ऑफ बर्निंग द केमिकल फ्यूल, ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर मिसाइल हैज़ अ कंपैक्ट रिएक्टर, ठीक है, ऑन बोर्ड एक न्यूक्लियर रिएक्टर है छोटे साइज का, दैट इट विल हीट द इनकमिंग एयर, उससे क्या होगा, थ्रस्ट उत्पन्न होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट द मिसाइल इट विल गेट वेरी लॉन्ग पोटेंशियली अनलिमिटेड एंड्योरेंस, ठीक है। तो उस वजह से दिस पर्टिकुलर मिसाइल इट कैन हैव लो एल्टीट्यूड फ्लाइट, इट कैन रिमेन हाईली अनप्रडिक्टेबल, ठीक है, इट कैन हैव हाईली अनप्रडिक्टेबल ट्रेजेक्ट्रीज, सो विच उसकी वजह से इंटरसेप्शन में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर अब क्या आपने इसका स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स हैं, तो पहला तो चीज़ है स्ट्रैटेजिक एंड मिलिट्री कंसर्न्स, तो इसकी वजह से अदर स्टेट्स अदर कंट्रीज़ कैन गो ऑन अ सिमिलर पाथ, वो यही कोशिश करेंगी कि हमारे पास भी इस तरीके की कोई वेपन्स हों, ठीक है। तो दिस विल लीड टू अ मिसाइल डिफेंस रेस, यू कैन से दैट। Apart from this, there are other environmental safety humanitarian concerns also, like testing hazards are there, then operational risks are there, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मेक दिस पर्टिकुलर मिसाइल इम्पोर्टेंट। तो इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन योर मेन्स आंसर यू कैन ड्रॉप जस्ट 1-2 लाइन्स ऑन इट, और इन प्रीलिम्स अगेन क्वेश्चन कैन कम कि ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये किससे रिलेटेड है, रशिया से रिलेटेड है या ये क्या है, लाइक दे आर राइटिंग इट इज़ अ न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल और दे आर राइटिंग इट इज़ सम ड्रोन, ठीक है। तो उस तरीके से द क्वेश्चन कैन कम। ऑस्ट्रेलिया ब्लॉक्स AI टेक्स्ट माइनिंग एग्जाम्पशन, तो अभी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में देयर इज समथिंग नोन एज द प्रोडक्टिविटी कमीशन। तो प्रोडक्टिविटी कमीशन ने क्या कहा कि इट अलाउड द AI कंपनीज अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कॉपीराइटेड कंटेंट। तो अब AI मॉडल्स किस बेस पे वर्क करते हैं, AI मॉडल्स को हमें ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेनिंग कैसे होती है AI मॉडल्स की, हम उनको कंटेंट फीड करते हैं, कंटेंट जितना ज़्यादा कंटेंट फीड करेंगे उतना अच्छा मॉडल बनेगा। तो ये इस ऐसे में जो ये कंटेंट है दिस कैन बी कॉपीराइटेड इन नेचर एज वेल, लाइक किसी ने सॉन्ग गाया, किसी ने बुक लिखी, सो दैट कैन बी कॉपीराइटेड मटेरियल। तो जो प्रोडक्टिविटी कमीशन था उन्होंने अलाउ कर दिया, उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़रूरी है फ्री एक्सेस देना, क्योंकि तभी हमारे पास $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, तभी हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। बट अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है, नो दिस कैन नॉट बी अलाउड। क्यों? नंबर 1, आपने कोई कंसल्टेशन नहीं किया, नो कंसल्टेशन विद द क्रिएटर्स, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट फिजिबल। सेकंड, आपने कोई स्टडी नहीं की कि क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, नो स्टडी इज़ देयर, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट लर्निंग है ग्लोबल लेवल पर, दैट जो आपके AI फर्म्स हैं, चाहे ओपन AI हुआ, मेटा हुआ, गूगल हुआ, दे आर आर्ग्यूइंग फॉर फेयर यूज़, ठीक है, ताकि आपका कॉपीराइट लाइबिलिटी ना हो। बट
ओडिशा सॉरी ऑस्ट्रेलिया विच इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा है दैट एआई कैन ग्रो, दैट वी विल नॉट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ एआई, बट द क्रिएटर्स दे मस्ट बी पेड फॉर इट एंड द कंसेंट ऑफ दिस क्रिएटर्स शुड ऑल्सो बी अंडरटेकन। तो ये हमारे लिए लाइक यूरोपियन यूनियन, यूके, कनाडा, इंडिया, जापान के लिए एक लर्निंग है कि कैसे एआई ट्रेनिंग को हैंडल किया जाए। ब्रिक्स वर्सेस स्विफ्ट, तो वी ऑल नो व्हाट इज स्विफ्ट। सो स्विफ्ट इज नथिंग बट पेमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल बैंक ट्रांसफर्स अकर, तो उसके लिए एक सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम चाहिए, सो दैट इज़ देयर स्विफ्ट एंड इट इज़ बेल्जियम बेस्ड। एंड हु कंट्रोल्स दिस पर्टिकुलर सिस्टम? योर G10। ठीक है, जो आपकी G10 सेंट्रल बैंक्स हैं वो कंट्रोल करते हैं, एंड दे आर डोमिनेटेड बाय यूरोपियन यूनियन एंड यूएस। ठीक है, तो अब इन द ट्रम्प एरा क्या हमने क्या देखा है? सो ट्रम्प इज एंटी ब्रिक्स, तो ऐसे में ही कैन पुट सैंक्शंस। ठीक है, पुट सैंक्शंस एंड दैट कैन prevent these BRICS countries from accessing this system, this particular system। तो ऐसे में वो क्या कर रहे हैं? They are bringing something known as the BRICS Pay। So this is also a cross border payment network using the local currencies। तो यहाँ पर आपके SPFS फ्रॉम रशिया, CIPS फ्रॉम चाइना, UPI इंडिया, पिक्स ब्राज़ील, तो ये सब जो टूल्स हैं, ठीक है, दे आर इन्वॉल्व। तो यहाँ पर जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर स्विफ्ट सिस्टम, ताकि जो वो वेस्टर्न डोमिनेंस है उसको ओवरकम किया जाए, तो ताकि इन द फ्यूचर दैट नो वन इज़ एबल टू ब्लैकमेल दीज ब्रिक्स कंट्रीज कि हम आपका एक्सेस हटा देंगे, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट इसके खुद के भी चैलेंजेस हैं, लाइक इंडो चाइना जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ वन फैक्टर। ठीक है, तो साथ में देर इज़ नो कॉमन करेंसी बिटवीन दिस कंट्रीज, लाइक वहाँ पर तो डॉलर है, फॉर एग्जांपल डॉलर डोमिनेट करता है, तो ऐसी चीज़ें हैं दैट हैव टू बी ओवरकम। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो हमने बार बार देखा है कि सर्टन कमेंट्स आर मेड ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजेस और अदर हाई कोर्ट जजेस ऑल्सो, बार बार ये चीज़ होती है। तो जस्ट अ फैक्चुअल knowledge about this particular concept, तो ये चीज़ आपकी contempt of court, it is mentioned in article 19(2) which places reasonable restriction on the freedom of speech। बट आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कंटेम्प्ट वर्ड को डिफाइन नहीं करता है, इट ओनली रिकग्नाइज इट एज अ लिमिट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो द पावर टू पनिश इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 129 इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 215 इन केस ऑफ हाई कोर्ट्स। तो ये बोथ ऑफ दीज कोर्ट्स आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड दस दे हैव इनहेरेंट कंटेम्प्ट पावर्स। अब इसका क्या मतलब है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? नंबर वन, इट्स जजमेंट्स आर प्रिजर्व्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स हैं। ठीक है, सेकेंडली जो दीज कोर्ट्स दे हैव द इनहेरेंट पावर टू पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट। तो क्यों करते हैं? ताकि द जुडिशियल अथॉरिटी इट कैन बी प्रोटेक्टेड। तो द नाउ द basis, statutory basis of this is your contempt of court act of 1971। तो वो डिफाइन करती है व्हाट इज सिविल कंटेम्प्ट, लाइक विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर, दैट इज योर सिविल कंटेम्प्ट। देन क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जब आप कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करो, स्कैंडलाइज करो या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करो, तो दीज आर डिफाइंड इन योर दिस पर्टिकुलर 1971 एक्ट। तो कौन इशू कर सकता है ये कंटेम्प्ट? इनिशिएट कर सकता है, सो दैट कैन बी डन स्यू मोटो बाय द रिस्पेक्टिव कोर्ट। हाई कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, या एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल कर सकते हैं। इवन प्राइवेट सिटीजन्स कैन डू इफ दे हैव द कंसेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव अटॉर्नी जनरल और द एडवोकेट जनरल। ठीक है, so this concept, just keep a tab upon it। नेक्स्ट, माओइस्ट इंसर्जेंसी, तो ये सबको पता है कि द LWE इट इज़ ऑन अ डिक्लाइन। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने हाईलाइट करनी है, दैट दो द रेड कॉरिडोर डिस्ट्रिक्ट्स दे हैव श्रंक फ्रॉम 223 to 11। ठीक है, नंबर ऑफ दिस माओइस्ट दे हैव सरेंडर्ड और द लीडरशिप दैट हैज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड, बट स्टिल something remains, that something is the inequality।
ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस इनइक्वालिटी इट कैन फ्यूल एलिनिएशन इन फ्यूचर। ठीक है। क्यों? अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है कि हमने, ठीक है जी, माओइस्ट को सरेंडर करवा दिया, माओइस्ट को मार दिया, ठीक है, तो वो एक तरीके से हमारे लिए security victory है. It is not a social victory. Why it is not a social victory? Because there are number of things: development aspect, governance aspect, empowerment, economic justice, वो सब अभी हमें उसमें चीज़ें अपने जो टारगेट्स हैं उनको मीट करना भी बाकी है. एग्जाम्पल के तौर पे ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स हुए, ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटी बिटवीन ट्राइबल एरियाज एंड अदर एरियाज, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, राइट, आपका राइजिंग बिलियनियर क्लास वर्सेस द स्टैग्नेंट ट्राइबल इनकम्स. तो ये सब चीज़ें, ये इनइक्वालिटी, दे कैन इन द फ्यूचर लीड टू मोर एलिनिएशन, मोर पीपल दे कैन मूव अवे फ्रॉम द आपका जो स्टेट बेस्ड मैकेनिज्म होता है. तो ऐसे में क्या हो सकता है इन द फ्यूचर? इंस्टेड ऑफ जो आर्म्ड स्ट्रगल है, व्हाट वी कैन सी दैट इन द फ्यूचर इंडिया कैन फेस थिंग्स लाइक cyber mobilization, things like identity politics, things like legal radicalism. तो उन चीज़ों पर देर इज़ अ नीड टू वर्क अपॉन. तो जब भी LWE के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सो दिस इज़ वन थीम दैट यू हैव टू इंक्लूड: सर्वाइवल ऑफ द ग्रीवियंस, दैट इज एक्सक्लूजन, जो इनइक्वालिटी दैट इज स्टिल परसिस्टिंग, वी नीड टू वर्क अपॉन इट, राइट. सो नेक्स्ट SIR. तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आपने देखा बिहार में हुआ, इट वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड. तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, दैट वी विल बी कंडक्टिंग इट इन द एट द नेशनल लेवल. तो अभी शुरुआत करेंगे हम 9 स्टेट्स एंड 3 UT से. अप्रोक्सीमेटली 51 करोड़ इलेक्टरल्स दे विल बी टारगेटेड. तो यहाँ पर हमारा क्या है, इसका बेनिफिट क्या होगा? ऑब्वियसली दैट देर विल बी करेक्शंस. तो जो सिर्फ आपके ओरिजिनल, ठीक है, जेन्युइन वोटर्स हैं, वही आपकी इलेक्टोरल रोल लिस्ट में दे विल बी एडेड. ठीक है. ऑल्सो जो न्यू वोटर्स हैं, यूथ हुआ हमारा, देयर नेम्स विल बी एडेड, एंड ऑल द इलीगल, ठीक है, और द इम्प्रॉपर डाटा, इनकरेक्ट डाटा जो भी इंक्लूडेड है, दैट विल बी डिलीटेड. सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ गुड एक्सरसाइज. बट यहाँ पर चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस लाइक एडमिन चैलेंजेस, कि द स्केल ऑफ द एक्सरसाइज, द मैन पावर दैट इज रिक्वायर्ड, डाटा एंट्री एरर्स दैट कैन टेक प्लेस. सेकेंड, पॉलिटिकल चैलेंज. ठीक है, आपका ऐसा नहीं होना चाहिए देयर इज सेलेक्टिव डिलीशन ऑफ द एंट्रीज, राइट. देन सोशल चैलेंज, ठीक है, हाउ वी विल एड्रेस माइग्रेंट्स, ट्राइबल्स, होमलेस पीपल, बॉर्डर पॉपुलेशन, वो दे कैन गेट एक्सक्लूडेड, हाउ टू एड्रेस दैट. देन टेक्निकल चैलेंजेस, टेक्निकल लाइक आधार लिंकिंग, वो अपने आप में कंट्रोवर्सी कर सकती है. तो द सक्सेस विल देन डिपेंड अपॉन प्रिसीजन ऑफ द एक्सरसाइज एज वेल एज ऑन एम्पैथी, ऑल दीज फैक्टर्स, राइट. सो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी एसेंशियल, बिकॉज नंबर वन, जो जब क्लीन रोल्स होंगे, जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, अगर वो क्लीन होंगे तभी क्लीन इलेक्शंस होंगे. आपने देखा है अभी कैसे अपोजिशन पार्टी बार बार आपके डाटा को लेकर दे आर डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग. तो क्लीन इलेक्शंस, देन ओनली इट विल लीड टू क्लीन डेमोक्रेसी. ठीक है. लास्ट टॉपिक दैट इज GPS स्पूफिंग. तो यू मस्ट हैव सीन दैट रिसेंटली आपका जो दिल्ली एयरपोर्ट है, उन्होंने वहाँ GPS स्पूफिंग डिसरप्शंस दे हैड टू फेस, एंड दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी कंसर्न स्पेशली इन द एविएशन सेक्टर. अब यहाँ पर आपने पहले समझना है कि GPS स्पूफिंग होता क्या है. तो अब फॉर एग्जांपल आई एम सेंडिंग यू सम GPS सिग्नल, ठीक है, आप अवेलेबल हो, आप एयरक्राफ्ट चला रहे हो, ठीक है, यू आर द पायलट एंड यू आर एक्सेसिंग द GPS सिग्नल. GPS सिग्नल से आपको क्या पता चल रहा है? रूट क्या है, किस टाइम पे लैंड करना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, कि आप क्या पाथ कर रहे हो. तो वो सब चीज़ें, वो डाटा GPS के थ्रू पता लगता है. अब इंस्टेड ऑफ मी, फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ मी, समवन एल्स इज सेंडिंग यू अ GPS सिग्नल एंड इट इज़ बीइंग ब्रॉडकास्ट इन अ मैनर दैट इट अपीयर्स टू बी जेन्युइन.
तो ऐसे में यू विल बी द पर्सन हु इज रिसीविंग द जीपीएस सिग्नल, उनको तो लगेगा कि ये सच का सिग्नल आ रहा है, जबकि दैट सिग्नल इज फेक। तो ऐसे में दे कैन गिव यू फॉल्स लोकेशन, फॉल्स टाइम, फॉल्स एल्टीट्यूड, फॉल्स स्पीड डाटा। तो ऑब्वियसली द एयरक्राफ्ट सेफ्टी, the aviation sector, it can get disrupted, and this can be a national security concern. So this is important from cyber security point of view, gps spoofing। ठीक है, तो अ सिमिलर थिंग इज जीपीएस जामिंग। उसमें जैमिंग में तो आपका सिग्नल को ब्लॉक ही कर दिया जाता है, इट ब्लॉक्स द जीपीएस सिग्नल। यहाँ पर जीपीएस फेक जीपीएस सिग्नल इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर सिक्योरिटी GS3 मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसके ऊपर कंसेप्चुअल दे कैन आस्क यू क्वेश्चन। So these are the 15 topics that I wanted to cover in this particular video. Then in the subsequent video we will be taking the week 2 topics. Thank you.